Hello students, welcome to my YouTube channel K-Maths Academy students. Today I am going to discuss about some important MCQs on paraboloid in 3D under analytic geometry. Okay, if you are a student of BSc MSc with mathematics and preparing for any competitive examinations like PGT, TGT of various states, especially for Jharkhand PGT or JSSC CGL technician, okay, municipality, in which higher mathematics is in your syllabus, then this video is going to be very helpful to you, right? So let us see the solution of first MCQs. This question is from UPPSC GDC 2021. ओके देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द पैराबोलॉइड दिस वन इज, क्या होता है? तो मैं बताऊं इसका आंसर आपका 5 होगा। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इसको याद कीजिए। और इस कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट करने के लिए मैं यहां पर पैराबोलॉइड का देखिए एक फिगर बनाया हूं, राइट? ये इस तरह से है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस। अब ये क्वेश्चन का डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होता है, बट इसका जो कॉम्पैक्ट फैक्ट है उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। वो ये कि अगर किसी पॉइंट x1, y1 और z1 के थ्रू अगर कोई नॉर्मल यहां पर मैं ड्रॉ करूं तो इसकी जो फुट है, इस फुट का जो लोकस होता है वो आपका होता है ax1 स्क्वायर ओपन 1 प्लस ar इट्स होल स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर ओपन इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c एंड z1 प्लस cr। ओके, अब आप देख सकते हो ये जो r होता है ना, ये एक पैरामीटर होता है। यहां पर ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज ऑफ फिफ्थ डिग्री इन r, फिफ्थ डिग्री इन r। यानी यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो r के मैक्सिमम 5 वैल्यू संभव है, और ये चूंकि किसी भी आर्बिट्ररी नॉर्मल के फुट का लोकस है, तो फिर मैक्सिमम किसी पॉइंट से हम लोग किसी भी पैराबोलॉइड पर मैक्सिमम कितना नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? 5। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। पैराबोलॉइड दिस वन इज सिमेट्रिक अबाउट, पूछ रहा है ये जो पैराबोलॉइड है ये किसके सिमेट्रिक है? ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑल कोऑर्डिनेट प्लेन्स और ओरिजिन या नॉन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझिए। तो देखिए ये आपका पैराबोलॉइड होता है। एक्चुअली ये जो पैराबोलॉइड है, एक्चुअली दिस पैराबोलॉइड इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये केवल जेड एक्सिस का सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस का भी नहीं है और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ठीक वैसे ही ऑल कोऑर्डिनेट प्लेन्स ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सभी कोऑर्डिनेट प्लेन्स के सिमेट्रिक नहीं होता है ये पैराबोलॉइड। जैसे ये देखिए, ये जो प्लेन है आपका, ये है आपका जेड एक्स प्लेन, इधर वाला जो प्लेन होगा ये होगा वाई जेड प्लेन, ओके, और ये होगा एक्स वाई प्लेन। तो मैं बताऊं जेड एक्स प्लेन और वाई जेड प्लेन का सिमेट्रिक होता है, बट एक्स वाई प्लेन का सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है? और नेक्स्ट आपका ओरिजिन, तो ओरिजिन तो यहां पर है, देखिए चूंकि ये एक नॉन सेंट्रल कॉनिक है तो फिर ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नन। तो याद रखने वाली बात क्या है बताइए? पैराबोलॉइड दिस वन इज नाइदर सिमेट्रिक about coordinate axis nor coordinate planes nor origin. Let us see the solution of next questions. Okay, question number 3. The paraboloid this one, okay, is symmetric about, पूछ रहा है कि ये जो पैराबोलॉइड है ये किस एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो देखिए किसी एक्सिस के सिमेट्रिक अगर पैराबोलॉइड को चेक करना हो तो हम लोग कैसे चेक करते हैं? इसमें अगर आप x की जगह -x और y की जगह -y पुट करोगे तो देखोगे कि ये जो इक्वेशन है पैराबोलॉइड का वो अनअल्टर्ड रहेगा। ओके, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो फिर ये पैराबोलॉइड आपका सिमेट्रिक हो जाएगा किसका? जेड एक्सिस का। ओके, तो ऐसे ही करके हम लोग चेक करते हैं। ऐसे आप देख सकते हो, ये फिगर में आपकी सुविधा के लिए मैं बनाया हूं यहाँ। ये देखिए ये पैराबोलॉइड, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, तो फिर ये दिख ही रहा है कि जेड एक्सिस के अराउंड क्या है? सिमेट्रिक है। ओके, अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दे ऐसे करके कि एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो फिर आप कैसे पता करोगे? बस वैसे ही
x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से, z को रिप्लेस करोगे माइनस जेड से, वो इक्वेशन अनअल्टर्ड रहेगा, मतलब वो सिमेट्रिक होगा किसका, y एक्सिस का। बट अब शॉर्ट ट्रिक्स एक याद रखिए, उसको कनेक्ट कीजिए किसके साथ, पैराबोला के साथ। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कैसा पैराबोला होता था, देखिए ऐसा होता था। ये पैराबोला जो है किसके सिमेट्रिक होता था, अबाउट एक्स एक्सिस, यानी एक्स में लिनियर है, तो उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ भी याद कीजिए कि देखिए यहाँ पर जेड में लिनियर है, मतलब 1 डिग्री है, तो ये जेड एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ये जो पैराबोलाइड है ना, वो वाई एक्सिस में 1 डिग्री है, मतलब ये सिमेट्रिक होगा किसका, बताइए, वाई एक्सिस का। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी जेड एक्सिस, दैट इज दिस वन। ठीक है, और ये दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द पैराबोलाइड दिस वन इज सिमेट्रिक अबाउट। अब ये पैराबोलाइड किस प्लेन के सिमेट्रिक है, इस चीज को हमको समझना है। ये है जेड एक्स प्लेन, वाई जेड प्लेन, और फिर ये एक्स वाई प्लेन, या फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग देखिए आराम से आप समझ सकते हैं चीज को। ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन, राइट। ये जो प्लेन है इधर वाला, ये प्लेन हो जाएगा जेड एक्स प्लेन, एंड दिस वन बिकम्स व्हाट, जेड वाई, दिस वन वाई जेड प्लेन। ओके, अब देख रहे हो कि ये जो पैराबोलाइड है, इसको ये इंटरसेक्ट करता है, ये इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, और इंटरसेक्ट करने पर क्या बनता है, तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, याद रखिए, और उसका एक्सिस होता है जेड एक्सिस। ओके, तो ये दोनों प्लेन के सिमेट्रिक होगा, ये दोनों ही प्लेन के सिमेट्रिक होगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि वाई जेड प्लेन जो है, इस पर x इक्वल टू क्या होता है, 0, और जेड एक्स प्लेन पर क्या होता है, y इक्वल टू 0। अब x की जगह आप माइनस एक्स पुट करोगे और y की जगह क्या पुट करोगे, माइनस वाई, तो फिर देखिए इक्वेशन आपका अनअल्टर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पैराबोलाइड है वो जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन का सिमेट्रिक होगा और एक्स वाई प्लेन के सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, यानी ये जो पैराबोलाइड है वो सिमेट्रिक है आपका किसका, जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन के दोनों के सिमेट्रिक है, इसलिए आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा। ये एक्स वाई प्लेन के सिमेट्रिक नहीं होता है, देखिए इधर ये एक्स वाई प्लेन तो अलग है ना इधर, इसके सिमेट्रिक नहीं होता है। आपसे अगर क्वेश्चन चेंज करके पूछ दिया जाए ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, फिर पूछे कि ये किस प्लेन्स के सिमेट्रिक है और किसका सिमेट्रिक नहीं है, तो आप ट्रिक से फिर समझ सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2z जब था तो ये z एक्सिस के सिमेट्रिक हुआ, साथ ही साथ z को कंटेन करने वाला जो भी प्लेन होता है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, उसके सिमेट्रिक होता है। यानी z एक्सिस है तो z को कंटेन करने वाला है zx प्लेन और yz प्लेन, तो z एक्सिस के सिमेट्रिक तो था ही, ये zx प्लेन और yz प्लेन के भी सिमेट्रिक था। अब ये जब y में आ जाएगा ना, तो ये किस प्लेन के सिमेट्रिक होगा, y को कंटेन करने वाला जो भी प्लेन होगा तो वो हो जाएगा एक्स वाई प्लेन और yz प्लेन, किसके सिमेट्रिक नहीं होगा, जेड प्लेन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर ये एक पैराबोलाइड दिया है, राइट, और पूछ रहा है इज नॉट, देखिए इस पर ध्यान दीजिए, इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट, ये किसके सिमेट्रिक नहीं है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन का मिला जुला है ये क्वेश्चन। ओके, देखिए यहां पर जेड है, मतलब ये जेड एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, मतलब ये तो करेक्ट है। फिर बोल रहा है क्या, जेड है तो जेड एक्सिस को रखने वाला प्लेन, मतलब ये तुम्हारा हो गया एक्स जेड, मतलब जेड एक्स, जेड एक्सिस को रखने वाला प्लेन जेड एक्स और वाई जेड दोनों के सिमेट्रिक होगा, मतलब इसके भी सिमेट्रिक होगा, इसके भी सिमेट्रिक होगा, किसके सिमेट्रिक नहीं होगा, एक्स वाई प्लेन के सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट एन एलिप्टिक पैराबोलाइड। तो देखिए पैराबोलाइड जो होता है ना, ये दो तरह का होता है, पैराबोलाइड ये दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एलिप्टिक और दूसरा को बोलते हैं क्या, हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक में क्या होता है, बीच में माइनस होता है, और एलिप्टिक में क्या होता है, प्लस होता है। तो देखो 5 में हमसे ये पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन कौन सा इक्वेशन है जो एलिप्टिक पैराबोलाइड को रिप्रेजेंट करता है। जनरल इक्वेशन जो होता है
ax² प्लस b y² इक्वल टू 2z। ओके, अगर ये साइन प्लस होता है तो एलिप्टिक होगा और ये साइन अगर माइनस होता है तो हाइपरबोलिक होगा। ओके, ये सभी इक्वेशन एलिप्टिक पैराबोलॉइड को रिप्रेजेंट करता है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। See the solution of this question, question number 7. Right here, the equation of the tangent plane to the surface, this one, ये एक पैराबोलॉइड है और इसके इस पॉइंट पर हमको इक्वेशन फाइंड करना है किसका, टेंजेंट प्लेन का। वी हैव टू डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट। तो देखिए ये काफी इजी होता है, इसको याद रखना काफी इजी होता है। 2x² माइनस 5y² इक्वल टू 10z। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए, ax² प्लस by² इक्वल टू 2z। अगर ऐसे रहता है तो किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर जो टेंजेंट प्लेन होता है उसका इक्वेशन होता है, कैसे निकालते हैं, a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस z प्लस गामा। ये तो यहाँ पर जो पॉइंट्स आपका गिवन है वो है आपका 5, -2, 3। तो therefore the equation of tangent plane at this point becomes 2 into x(x1) means this one, that is 5 into x minus 5 into y² minus 5 into y², I mean minus 2 into y equal to 5 into 2z, and 2z in the place of 2z we have to write z plus gamma, so z plus gamma means 3. Now solve this one, 10x plus 10y is equal to 5z plus 15. Finally we have here 10x plus 10y minus 5z equal to 15. 5 से आप डिवाइड करो इसको तो 2x plus 2y minus z equal to 3। कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा, ये C, 2x plus 2y z plus 3, thus this one is the correct answer. Let us see the solution of the next question, important question, right? तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है the plane this one touches the surface is hyperbolic पैराबोलॉइड को टच करता है एट द पॉइंट, मतलब एक्चुअली हमको फाइंड करना है क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपको फाइंड करना हो कंपटीशन में तो ये काम आप बहुत ही कम समय में कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो पॉइंट दोनों सरफेस को सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दोनों सरफेस के इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो आप बिना कुछ किए इधर उधर आप सबसे पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना शुरू कीजिए। जो सिंपलेस्ट इक्वेशन हो पहले वहां सेटिस्फाई करवाइए। अगर एक सेटिस्फाई करता है दूसरे में चेक करेंगे, या अगर और भी ऐसा पॉइंट है जो किसी एक को सेटिस्फाई करता है तो फिर आगे चेक करेंगे। अगर ऐसा है कि इसमें से कोई पॉइंट जो दोनों में से किसी को नहीं सेटिस्फाई करता है तो फिर वो आंसर होगा ही नहीं। जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वही आंसर होगा। तो चलिए देखिए यहां से चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 9, z का वैल्यू 5 यहां पर पुट कीजिए। तो 8 स्क्वायर मीन्स 64/2 माइनस ये आप यहां बैठाइएगा तो आपको मिलेगा 81/3, इसको कैंसिल कीजिए, दिस इज 32 एंड दिस इज व्हाट 27, आपको क्या मिल रहा है 5। तो देखिए z का वैल्यू आपको मिल गया 5, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है ना, ये जो है ना देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 5 है, तो ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, इसको नहीं कर रहा है, मतलब कोई संभावना नहीं होने का। अगर अभी भी देखेंगे तो यहाँ -5 है, बट यहाँ कितना है 5, यहाँ भी आपका 5 ही होना चाहिए, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये दोनों में से किसी एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये इसको सेटिस्फाई किया, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो ए होगा। कंपटीशन में आप ऐसे क्विकली पता कर सकते हैं क्विक रिस्पांस टेक्निक से, राइट। बट यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लेते हैं x1 y1 z1, राइट। और इस पॉइंट पर इस सरफेस पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहले इसको आप सिंपलीफाई कीजिए, 3x² माइनस 2y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। नाउ वी विल डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट टू दिस सरफेस। दिस विल बी 3 into x1 this one, that is x(x1) minus 2 y(y1) and finally 6z, that is 3
2z, z प्लस z1। अब आप इसको लिखिए तो 3x1 x minus 2y1 y and this becomes 3z1। okay, so this is 3x1 x minus 2y1 y और फिर आप इसको इधर लेके आओ तो 3z इक्वल टू 3z1। अब देखिए ये भी आपका टेंजेंट प्लेन है और ये भी टेंजेंट प्लेन है, तो ये दोनों आइडेंटिकल होगा, तो फिर इसकी जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, x का कोफिशिएंट 3x1 और वहां पर है आपका 8, फिर आप देखिए -2y1 और यहाँ पर है आपका -6 और फिर यहाँ पर देखिए z का कोफिशिएंट आपका -3, वहाँ पर z का कोफिशिएंट -1, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका है 3 × z1 और वहाँ पर है आपका 5। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो x1, y1 और z1 का वैल्यू आएगा जो आपका कॉन्टेक्ट पॉइंट होगा। ओके, तो देखिए पहले मैं x1 निकालता हूँ यहाँ से, तो x1 इक्वल टू ये इसके साथ इक्वेट करोगे, ये तो माइनस फिनिश हो गया, 3 × 8 और बाई कितना 3 देखिए 8 आ गया, देखिए मिल रहा है आंसर। फिर आप y1 का वैल्यू के लिए ये दोनों को इक्वेट करो तो y1 का वैल्यू आपको मिलेगा, पहले तो ये इससे कट गया और 3 × 6 बाई कितना 2 3 ये कट गया, देखिए आपको मिल गया 9, ये भी मिला। अब फिर z1 के लिए इधर आप इक्वेट करो तो z1 इज इक्वल टू 5 मतलब 3 × 5 बाई 3, देखिए ये कैंसिल, आपको मिल गया क्या 5। ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग डिटेल से निकालते हैं, बट कंपटीशन के लिए वो जो क्विक रिस्पांस टेक्निक है ना वो सफिशिएंट है। लेट अस सी द टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं एक साथ लिखा हूं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिस प्लेन इज द टेंजेंट प्लेन टू द पैराबोलाइड दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। यानी इस एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू चाहिए जहां पर ये प्लेन इस पैराबोलाइड पर क्या है, टेंजेंट है। तो देखिए ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, एक कंडीशन है कि यदि ये प्लेन इस पैराबोलाइड पर टेंजेंट होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वो क्या होता है उसको आपको याद रखना है, तो वो कंडीशन होता है l² a प्लस m² b प्लस 2mp इक्वल टू 0, राइट। तो बस आपसे यही एक्सप्रेशन पूछ लिया, यानी कि इसका वैल्यू चाहिए हमको, तो इसको आप उधर लेके जाओगे तो क्या मिल जाएगा 2mp -2mp, इसको आप उधर लेके जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा -2mp। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि इसको याद रखिए, दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, लिखा है द कंडीशन दैट द प्लेन दिस वन। ये देखिए ये एक प्लेन का इक्वेशन है, ऐसे ही है, बस p की जगह क्या है 1 है। ओके, एंड दिस प्लेन मे बी पोलर प्लेन, ये एक नया टर्म है, पोलर प्लेन टू द पैराबोलाइड दिस वन, यानी इस पैराबोलाइड पर ये प्लेन पोलर प्लेन होगा तो उसका कंडीशन चाहिए हमको। तो याद रखने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, पैराबोलाइड में जो पोल होता है वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है फर्स्ट, और दूसरा जो कांटेक्ट प्लेन है टेंजेंट प्लेन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर प्लेन। तो फिर बहुत सिंपल सी बात है कि जब वही चीज है टेंजेंट प्लेन, तो फिर इसी कंडीशन को आप यहाँ पर अप्लाई करो। तो अप्लाई करने से पहले आप इसको कंपेयर करो, तो देखो यहाँ पर आपको सब कुछ सही है, बस p का वैल्यू 1 है। p का वैल्यू आपको क्या है, p का वैल्यू आपको दिया है 1, राइट। और ये जो पैराबोलाइड है इसके साथ इसको कंपेयर करो तो आप देखोगे a की जगह आपको यहाँ 1 है और b की जगह 1 है। नाउ अगर आप इस टेंजेंसी के कंडीशन को अप्लाई करोगे इस पर, तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है, l² a का वैल्यू आपका 1 है, प्लस m² अपन b का वैल्यू 1 है, प्लस 2 × n। ओके, तो ये आपका n होगा, इनटू द वैल्यू ऑफ p इज 1, सो इट इज 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपके पास कंडीशन आ जाएगा, l² प्लस m² इज इक्वल टू, इसको आप उधर लेके जाओ तो क्या मिल गया 2m। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट। सी नाउ द ऑप्शन ए इज करेक्ट, l² प्लस m² इज इक्वल टू -2m। ओके, let us see the next question number 11, right. In this question we have planes
this and this are conjugate diametral planes to the paraboloid this one, then the value of this expression is। देखिए इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे कंडीशंस होते हैं और जहां से कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वैसे तो देखिए ये कुछ नहीं, बस कंडीशन होता है कि यदि ये दोनों ही प्लेन्स इस पैराबोलाइड पर डायमीट्रल प्लेन कंजुगेट डायमीट्रल प्लेन के शर्त को पूरा करेगा, यदि L L dash by A plus M M dash by B should be 0। तो कहीं कुछ करने का नहीं, इसका ऑप्शन आपका सी आंसर होगा। ओके, let us see the solution of the last question of this video, question number 12। Here the equation of the plane which cuts the paraboloid this one in a conic with center this one is। यानी हमको उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इस पैराबोलाइड को कट करता है, तो जो कॉनिक बनता है उस कॉनिक का सेंटर ये है। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले सॉल्यूशन को देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। तो सॉल्यूशन, ये जो सरफेस है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू 0, राइट। और यह है आपका सेंटर उस कॉनिक का। एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका पैराबोलाइड होता है, ठीक है, इस तरह से। तो जब कोई प्लेन इस प्रकार से किसी पैराबोलाइड को कट करता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व मिलता है जो कॉनिक होता है। ठीक है, तो अभी जो है वो कॉनिक जिसका सेंटर ये आपको पता है, तो फिर हमको चाहिए क्या, इक्वेशन इस प्लेन का। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ सेंटर ये 2 3/2 4 इज गिवन बाय t इक्वल टू s1। बहुत सिंपल है, जहां t क्या होता है, टेंजेंट प्लेन इस सरफेस पर। तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये देखिए x1 y1 z1, एक्स स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y y1 से, और ये केवल z है तो उसको हम लोग 2z बनाएंगे और फिर उसको रिप्लेस करेंगे z प्लस z1 से, राइट। तो ये आपका हो गया x1, ये y1 और ये आपका z1। तो देखिए टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मैं यहां से लिख रहा हूं x x1, तो x1 आपका 2 है, तो दैट इज 2x माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर के बदले y y1, तो y y1 मीन्स 3/2 इंटू y। ओके, और फिर होता है 2z, तो यहां मैं हाफ करूं, फिर 2z, z के बदले में z प्लस z1, z1 का वैल्यू आपका कितना 4। ऐसे दिस इक्वल्स s1। s1 का मतलब होता है ये पॉइंट को आपको यहाँ पे बैठाना है, तो x की जगह पर आप 2 बैठाओगे तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की जगह 3/2 मतलब 9/4 माइनस z की जगह आपका 4। बस you will have to simplify this one। This is 2 square means 4 and this 4 will cancel out। Here you will get this 2 and this 2 will cancel out। Finally this is 2x minus 3y and this one is z/2 and minus 2, right, minus 2, and here you will get minus 9/2। Now let us take LCM। This will be 4x minus 6y minus z minus 4 is equal to minus 9। Now you will get the required answer is 4x minus 6y minus z minus 4 plus 9 equal to 0। That is 4x minus 6y minus z plus 5 is equal to 0। ये उस प्लेन का इक्वेशन होगा। तो देखिए कौन सा आंसर आपका मैच किया, 4x minus 6y minus z plus 5 equal to 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो पैराबोलाइड से रिलेटेड मैं टोटल 12 एमसीक्यूज को सॉल्व किया, साथ ही साथ पैराबोलाइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी एलाबोरेट किया। होप दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल टू यू एंड यू हैव फाउंड मैनी यूजफुल फैक्ट फ्रॉम दिस